हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं तैयारी करा रहा हूँ भाई आपकी बीकॉम फाइनल ईयर की। चाहे वो बीकॉम फाइनल ईयर में रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो। मैंने पहले एक वीडियो बना करके डाल दी है। आपकी जो सब्जेक्ट लिया है मैंने कॉरपोरेट अकाउंट लिया है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ऑडिटिंग की, ई कॉमर्स की, ई इकोनॉमिक्स, लॉ, मार्केटिंग और आपका सभी सब्जेक्ट की वीडियो धीरे धीरे आने वाली है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीकॉम फाइनल ईयर की तैयारी स्टार्ट मैंने कर दी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी से गुजारिश है कि चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है भाई। तो पहली वीडियो में मैंने कॉरपोरेट अकाउंट में कंपनी का जो संशोधन है उसके बारे में बताया था, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं के बारे में बताया था। अब कंपनी के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि कंपनी कितने प्रकार की है, कितने प्रकार से काम करती है, क्या क्या इसमें रूल बने हुए हैं, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंपनीज, ठीक है भाई। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनने और पंजीकृत होने वाली अनेक प्रकार की कंपनियों की व्यवस्था करता है। कौन करता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है भाई। भारत भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधित करके भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2014 से लागू है, ठीक है भाई। अब जो भी नियम कानून चलेंगे वो कंपनी 2013 के चलेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पंजीकृत कंपनी के बारे में, जो रजिस्टर कंपनीज है, ठीक है भाई। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन बनी और पंजीकृत कंपनी तथा विद्यमान कंपनी पंजीकृत कंपनी कहलाती है। तो इसके अंदर आपको 3 कंपनियों के बारे में देखने को मिलेगा। तो पहली जो कंपनी है वह है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है भाई, जो गारंटी भी देती है और सीमित कंपनी है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ठीक है भाई, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 2 सबसेक्शन 21 के अनुसार गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा उस राशि तक सीमित होता है जिसके लिए कंपनी का समापन संपत्तियों में अंशदान की गारंटी मिलती है। यानी कि जब अगर कंपनी का समापन हो जाए तो इस एक्ट में, यानी कि जो सीमित वाली कंपनी है, इसमें गारंटी मिलती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेनदारों का जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। और उसका जो उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है आपका किसके अंदर भाई? पार्षद सीमा नियम के अंदर। उसका जो उल्लेख किया गया है वो क्या गया है? पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत, ठीक है भाई। और इसमें जो समापन की संपत्तियों में अंशदान की गारंटी भी इसमें मिलती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ऑप्शंस बी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि किन कंपनियों में हमारा अंश लगे हुए हैं जो हमें ये दिखाता है कि भाई हमारा पैसा डूबेगा नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 2 सबसेक्शन 22 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित दायित्व तथा सीमित सदस्यों का दायित्व किसके अंतर्गत इंक्लूड है भाई? वो है आपका पार्षद सीमा नियम के द्वारा। कहाँ से है भाई? पार्षद सीमा नियम के द्वारा कंपनी की अंशों की चुकता न की गई राशि तक सीमित है, ठीक है भाई। जब तक कोई अंशधारी अपने अंशों का राशि चुकता करता रहेगा उसका दायित्व सीमित रहेगा, ठीक है। और जो शेयर्स होल्डर अपने किसी भी राशि का, ठीक भाई, वो आपका पैसा नहीं चुकता करेगा, ठीक, कंपनी का पैसा चुकता नहीं करेगा तो उसका दायित्व खत्म हो जाएगा।
तो इसमें साफ बोल रहा है कि अंशों की चुकता न की गई राशि तक ही सीमित होता है इसमें दायित्व। तीसरा पॉइंट है इसमें असीमित दायित्व वाली कंपनियां। जो असीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं उसमें सिर्फ क्या बोल रहा है, जो ऋणों तक सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? ऋणों तक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 2 सबसेक्शन 92 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व, इसमें कोई सीमा नहीं होती। क्या क्या है भाई? इसमें सदस्यों की जो सीमा है इसमें कोई सीमा नहीं होती। ठीक है भाई। इनका दायित्व सदस्यों के ऋणों तक ही सीमित होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने ऋण ले रखा है या ऋण दे रखा है सिर्फ वहाँ तक सीमित होता है इन कंपनियों में, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है भाई। अब एक चीज़ और मैं बता दूं भाई आपको, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है भाई, कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहला अब क्वेश्चन बात करते हैं कि निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 2 सदस्य। 2 सदस्य तो होने चाहिए और प्लस अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 200 सदस्य। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना कि एक निजी कंपनी में, ठीक है भाई, एक निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 2 और अधिक से अधिक 200 होनी चाहिए। अगर बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी की, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्य 7 होने चाहिए और अधिक से अधिक असीमित दायित्व यानी कि असीमित सदस्य होते हैं। इनमें कोई सीमा नहीं होती कि आप कितने भी सदस्य इसमें रख सकते हो, अधिक से अधिक कम से कम 7 और अधिक से अधिक कितने भी रख सकते हो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं एक कंपनी, एक जो व्यक्ति कंपनी है उसके बारे में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उल्लेख किया गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का आशय है किसके बारे में? एक व्यक्ति यानी कि निजी व्यक्ति के बारे में। जिस कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति सदस्य हो या एक ही व्यक्ति निजी कंपनी का मालिक हो उसे एक व्यक्ति या निजी कंपनी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई के एक व्यक्ति कंपनी पार्षद सीमियन में अपना हस्तांतरित, ठीक है भाई, एक तो सबसे पहले क्या देगा वो निजी कंपनी में अपना हस्तांतरित यानी कि ये साइन देगा, अपना नाम देगा और पंजीकरण करके अपनी कंपनी को वैध उद्देश्य के लिए कंपनी की संरचना की जाएगी। ठीक है भाई, ये मेन पॉइंट है इसके अनुसार। अब इसकी अलग से पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम में एक व्यक्ति का नाम नियत फार्म में, ठीक है, नियत फार्म में उसकी पूर्व लिखित सहमति के साथ भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु अथवा प्रसविदा के लिए उसकी अक्षमता की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन जाएगा। ठीक है भाई, जब वो अक्षमता या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कंपनी के नियम के अकॉर्डिंग उसका जो उसके नीचे मालिक होगा वो उसका सदस्य बन जाएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट, एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन के समय इसके पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के साथ ही ऐसे व्यक्ति का लिखित सहमति कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, देखो भाई, एक तो सबसे पहले क्या है, उस व्यक्ति का नाम, ठीक, पूर्व में लिखित सहमति, अगर हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु, ठीक, और उसके पास अक्षमता हो तो किसके पास जाएगा इसका सारा उल्लेख? पार्षद सीमा नियम
के जो अंतर्गत रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी हमें। किसके पास फाइल करनी पड़ेगी भाई? रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी इस नियम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो निजी कंपनी में नियम बने हुए हैं उस नियम को रजिस्ट्रार के पास ये फाइल करनी होगी कि हमने निजी कंपनी में ये नियम बनाए हैं। ठीक है भाई। अब निजी कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि निजी कंपनी के पास चलाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी राशि चाहिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है भाई? ठीक है भाई। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 68 के अनुसार निजी कंपनी, ठीक है भाई, निजी कंपनी वह कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा उसका संचालन होता हो, यानी कि एक ही व्यक्ति डायरेक्टर हो। ठीक है भाई। निजी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो निजी कंपनी नहीं मानी जाती। अगर 1 लाख या 1 लाख से अधिक है तो वो निजी कंपनी मानी जाती है। और निजी कंपनी में एक संचालक होता है सिर्फ, ओनली। कितना होता है भाई? एक संचालक होता है। और उसकी जो न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी है, पेड अप पूंजी है, वो 1 लाख रुपए है। ठीक है भाई। इतना बात समझ गए होगे आप? कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो भाई आप वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसको अगली आने वाली वीडियो में उसको बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। अब निजी कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें इसमें बताई गई है। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो निजी कंपनी है अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर रोक लगा सकती है। ठीक है भाई। ये निजी कंपनी का अधिकार है कि वो अपने अंशों के अधिकार पर भी रोक लगा सकती है। दूसरी बात यह है कि निजी कंपनी में एक व्यक्ति के अलावा इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो 200 तक सीमित होती है, इससे ऊपर नहीं होती। कम से कम 2 सदस्य, ठीक है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर हर साल इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एक निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये बात ध्यान रखना प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर हो, कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है और अधिक से अधिक निजी कंपनी में 200 सदस्य तक हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। ठीक, इससे अधिक हो जाएगी तो कंपनी अवैध मानी जाएगी। ठीक, क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। तो 2 और 200। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप ध्यान रखना वो है भाई 50 सदस्यों की। ठीक, क्योंकि जब से कंपनी अधिनियम 2013 बना है उसमें बहुत चीज़ों का संशोधन करा गया है। अब वो पहला संशोधन ये है कि निजी कंपनी में कम से कम प्रदत्त पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए। और अधिकतम सदस्य 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200 कर दी। ये बात को ध्यान रखना आप। ठीक है भाई। निजी कंपनी प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटी के आवेदन के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक भाई। निजी कंपनी का अधिकार है कि वो सिक्योरिटी पर, ठीक, किसी भी सिक्योरिटी पर जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है भाई। निजी कंपनी का चौथा पॉइंट यह है कि कंपनी अधिनियम में एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, ठीक है भाई, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए। किसके अनुसार? धारा 3 सबसेक्शन 1B के अनुसार। ठीक है भाई। कितनी होनी चाहिए? 2। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए भाई? 200। ठीक, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, निजी कंपनी में कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। जिस कंपनी के सामने प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है वो निजी कंपनी होती है। ठीक, या इस प्रकार भी हम पढ़ सकते हैं
किसी कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? निजी कंपनी। क्योंकि ये जो मैंने आपको लिखवाया है या करके, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है आपका बीकॉम फाइनल ईयर में, प्राइवेट यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट में। ठीक है भाई, कैसे कि किसी कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है तो वो कौन सी कंपनी है। तो वीडियो डाली थी, उस पहली वीडियो में 6 क्वेश्चन लिए थे मैंने। उन 6 क्वेश्चनों के आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गए, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। और मैं अभी 6 क्वेश्चन और आगे के 6 क्वेश्चन यानी कि 12-13 क्वेश्चन अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो आप इनको देख लीजिए, उन क्वेश्चन को स्किप कर करके इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है भाई, तो आपसे गुजारिश है कि बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मिस्टेक हुआ है उस मिस्टेक को मैं मतलब दोबारा से सर्टिफाइड कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, उन आंसर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी की अंश पूंजी में होते हैं द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। ठीक है भाई, तो कंपनी में एक कंपनी में अंश पूंजी जो होते हैं ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें, समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ऑप्शन सी है समता और पूर्वाधिकार अंश और स्थगित अंश। ठीक है भाई, तो पहली वीडियो में जब मैंने पहली वीडियो में डाला था तो ऑप्शन डी आंसर डाला था, पर इसका ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी आंसर है इसका। ये कौन सा है भाई? ऑप्शन सी आंसर है इसका। ऑप्शन सी आंसर है समता और पूर्वाधिकारी अंश यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकृत पूंजी वाक्य में लिखा जाता है ऑथोराइज कैपिटल क्लेस इज रिटर्न इन। तो क्या लिखा जाता है? पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम या प्रविवरण या स्थापन प्रविवरण। तो इसके अंतर्गत आप जो लिखोगे इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, पार्षद सीमा नियम। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंश आवेदन खाता है यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अंश आवेदन जो खाता है वो किस प्रकार का है? व्यक्तिगत खाता है, अव्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है या नाम मात्र का खाता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। ठीक है भाई, तो अंश आवेदन जो खाता है वो व्यक्तिगत खाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, अंश आवंटन खाता है। जो आपका अंश आवंटन खाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो इस वजह से मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रखे हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र का खाता, ऑप्शन डी लाभ हानि खाता। तो आपका इसमें बी पहला ही आंसर हो जाएगा यानी कि व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड। तो ऑप्शन ए है कटौती और प्रीमियम पर, ऑप्शन बी है सममूल्य और प्रीमियम पर, ऑप्शन सी है सममूल्य और कटौती पर और ऑप्शन डी है सममूल्य कटौती और प्रीमियम पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है भाई, सममूल्य और प्रीमियम पर, एट पर एंड टू प्रीमियम। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नए मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अतिरिक्त पूंजी, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी, ऑप्शन सी पार्थिव पूंजी और ऑप्शन डी संचित पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का
जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसमें बी, निर्गमित पूंजी यानी कि इशूड कैपिटल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अंशों के नामित मूल्य से, अंशों के प्रदत्त रकम से, अंशों पर मांगी गई रकम से यानी कि हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, और अंशों की जब्त रकम से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। अंशों पर मांगी गई रकम यानी कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है भाई। और इसमें आंसर ये भी घुमा के पूछ सकता है, इसमें ये भी आ सकता है अंशों पर मांगी गई रकम से या हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। ठीक है। तो इसमें आंसर ये दो है, यानी कि कोई सा भी इसमें आंसर हो एग्जामिनर पूछ सकता है कर करके। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते की शेष राशि को ट्रांसफर किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन ए अंश पूंजी खाते में, ऑप्शन बी पूंजी संचिति खाते में, ऑप्शन सी अंशधारियों के खाते में, ऑप्शन सी सामान्य संचिति खाते में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका बी हो जाएगा, यानी कि पूंजी संचिति खाते में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो कितनी नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं 2, ऑप्शन नंबर 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि 5%। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांग जाना चाहिए। तो कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 15%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें बी। कितना हो जाएगा भाई? बी, 5%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, जो एक कंपनी है निर्गमित नहीं कर सकती, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन ए शोधनीय समतांश, ऑप्शन बी शोधनीय अधिमान अंश, ऑप्शन सी शोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन डी पूर्ण परिवर्तन ऋण पत्र। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। कौन सा हो जाएगा भाई? पहला हो जाएगा शोधनीय समता अंश, रिमेम्बर्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, पंजीयन की तिथि से एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के लिए प्राविवरण जारी करना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए 30 दिन के अंदर, ऑप्शन बी 60 दिन के अंदर, ऑप्शन सी 90 दिन के अंदर और ऑप्शन डी 180 दिन के अंदर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसमें 90 दिन के अंदर। ठीक है भाई। 90 डेज के अंदर इसमें पंजीयन कराना आवश्यक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं लाभ हानि खाते का शेष, ऑप्शन बी अंश प्रीमियम खाता, ऑप्शन सी सामान्य संचय खाता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास सभी, यानी कि ऑल ऑफ द दीज। ठीक है भाई। तो ऑप्शन डी इसमें सभी हो जाएंगे। तो ये 13 क्वेश्चन थे। जो पहली वीडियो में 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उनके आंसर भी दोबारा से मॉडिफाई कर दिए हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी, गलती थी, आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराता रहूँगा।
ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।